एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग ईडियम एंड फ्रेजेस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 30 तक कर लिया था। आज हम लोग 31 से करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट जो ईडियम है वो है बीट हॉलो। इसका मतलब होता है काफ़ी आसानी आसानी एवं बुरी तरह से किसी को पराजित करना। ठीक है, टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसली। ठीक है, अब देखिए इसमें है बीट हॉलो। तो हॉलो का मतलब होता है खोखला, बीट मतलब होता है किसी को बीट करना, हरा देना या फिर पीटना किसी को। ठीक है, तो हॉलो का मतलब होता है खोखला। ओके, तो आप ऐसे याद रखिए, अगर कोई खोखला व्यक्ति है, मतलब खोखला व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास कोई पावर नहीं है और उसके पास कोई भी जो है कोई उसके दोस्त नहीं, मतलब खोखली धमकियाँ दिया देता रहता है सबको। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो आपको खोखली धमकियाँ दे रहा है, आपको खोखली तरह, मतलब वो खोखला है और आपको पराजित करने की बात कर रहा है, तो आप उसको काफ़ी आसानी से और बुरी तरह से पराजित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको खोखली धमकियाँ दे रहा है लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो आप उसको बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बीक एंड कॉल। इसका मतलब होता है आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबी ऑर्डर इंस्टेंटली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीक का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, बीक का मतलब होता है इशारा करना और कॉल का मतलब होता है पुकारना किसी को, कॉल पुकारना। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि एक स्कूल होता है, उसमें एक आया आंटी होती हैं। ठीक है, अब उनको कहीं बाहर जाना रहता है, शादी वादी में अपनी बेटी की जो भी हो। ठीक है, उनको कहीं बाहर जाना रहता है। ठीक है, तो अपनी जगह पे 2-4 दिन के लिए किसी और को रख देती हैं कि तुम जो है 3-4 दिन हमारे स्कूल में हमारी जगह पे जॉब कर लो। ठीक है, तो उनको वो समझाती हैं कि जैसे सर तुम्हें इशारा करेंगे, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल सर तुम्हें इशारा करेंगे या फिर कहीं या फिर जो है अगर तुम्हें कॉल करेंगे, ठीक है, तो तुरंत तुम आज्ञा में रहना। ठीक है, पूरा रेडी रहना कि उनकी आज्ञा को फॉलो करने के लिए तुरंत रेडी रहना। ये नहीं सर इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, घंटी होती है ना ऑफिस में, बेल होती है, उसको बजा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तुम उठा नहीं रही हो, इग्नोर कर रही हो, और सर ने बुलाया उसके 2-3 मिनट के बाद जा रही हो। तो वो उसको समझाती हैं, कहती हैं जैसे सर इशारा करेंगे फटाक से तुम्हें उनकी आज्ञा को फॉलो करने के लिए एकदम रेडी रहना, नहीं तो सर नाराज़ हो जाएंगे, मुझे भी जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है आनंद से भरपूर, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, तो इसको देखो हम ऐसे याद कर लेंगे, आप मान लीजिए कहीं कहीं पे आप गए हैं, ठीक है, या तो फिर कहीं गए हैं आप, तो उसने क्या किया, जहाँ जिसके घर में आप गए उन्होंने आपको मतलब अच्छा सा बेड दिया है जिसपे क्या है एक रोजेस से बना हुआ बिस्तर लगा है। ठीक है, तो आप उस समय क्या महसूस कर रहे हैं कि अरे वाह, मेरा जीवन तो एकदम आनंद से भरा हुआ है, मैं जो है रोजेस के बेड पे लेटी हुई हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा जीवन तो बहुत ही भरपूर है, क्योंकि बेड पे रोजेस मतलब जो बहुत ही कंफर्टेबल फील करना। ओके, उसके बाद देखिए अगला है कि बेड ऑफ थ्रोन्स। तो थ्रोन्स मतलब होता है कांटे और उसका मतलब है दुख एवं तकलीफ में रहना। ठीक है, सिचुएशन इज एक्सट्रीम डिफिकल्टी। ठीक है, तो पहला देखिए बेड ऑफ रोजेस था, नेक्स्ट वाला इसका अपोजिट है। ठीक है, कि समझ लीजिए आप कहीं गए हैं और उसने क्या किया, आपके बेड पे कांटे लगा दिए। ठीक है, कांटे लगा दिए, ऊपर से क्या किया, ऊपर से फूलों से कवर कर दिया। आपने नहीं दिखा, आपने सोचा बहुत ही बढ़िया मज़ेदार जो जगह है, अब जैसे लेटते हैं वैसे क्या होता है, सारे कांटे आपके चुभ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि अरे मेरा जीवन तो बहुत ही दुख और तकलीफ से भरा हुआ है। उस समय आपको यही फील होगा कि आपका जीवन दुख और तकलीफ से बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, तो बेड ऑफ थ्रोन का मतलब होता है दुख एवं तकलीफ से भरपूर। उसके बाद देखिए अगला है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है अवर्णीय, अ पर्सन विद नो रिसोर्स। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे, बैगर है, बैगर का मतलब होता है भिखारी। ठीक है, एक भिखारी है, अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि रोड के किनारे किनारे कुछ लोग जो है बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो आप जा रहे हैं तो आपने देखा है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठीक है, और एक भिखारी है जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं, खाना नहीं है और ओढ़ने को भी कुछ नहीं है, तो वो क्या है, वो लेटा हुआ है और वहाँ पे लेट करके काँप रहा है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है अपने घर जाते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे मैंने एक भिखारी देखा जिसकी स्थिति एकदम अवर्णीय थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जो है वो कितने दुख में था, कैसी उसकी स्थिति थी। ठीक है, तो आप ऐसे जाके अपने घर में बताएंगे। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णीय। ठीक है, कि बेगर को डिस्क्रिप्शन का मतलब उसको जो एक्सप्लेन करना क्या हो गया, उसके लिए अवर्णीय हो गया। उसके बाद देखिए अगला इडियम है
कि बेल द कैट, ठीक है, इसका मतलब होता है जोखिम उठाना या फिर टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, ठीक है, अपने रिस्क पर क्या करना जो है फर्स्ट स्टेप उठाना, ठीक है। तो बेल द कैट का जैसे आप नाम सुनेंगे आपको एक स्टोरी याद आएगी कि एक बिल्ली थी, वो सारे चूहों को क्या करती थी, मार के खा जाती थी, ठीक है। अब चूहे बहुत परेशान, उनको पता ही नहीं चलता था बिल्ली आ रही है, पीछे से अटैक कर दे और सबको खा जाए। तो ऐसे चूहों की संख्या घटने लगी, तो चूहों ने, जो चूहों के सरदार थे, उन्होंने एक सभा बुलाई और उन्होंने उसमें कहा कि ऐसा हम लोग करेंगे कि जब भी बिल्ली आएगी तो हमें जो उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि बिल्ली आए तो हमें पहले से पता चल जाए। तो एक बड़े चूहे ने एडवाइस दिया कि ऐसा करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा आइडिया, कि उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, अगर घंटी बांध देंगे तो क्या होगा, जब भी बिल्ली आएगी तो हमें पहले से पता चल जाएगा, हम लोग फटाक से भाग जाएंगे और बिल्ली हमें पकड़ नहीं पाएगी। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जोखिम उठाएगा कौन, मतलब बेल द कैट, कैट के गले में बेल बांधेगा कौन, मतलब ये जोखिम कौन उठाएगा, ठीक है। तो इस बात पे वो लोग डिस्कस करने लगे, भाई कौन जोखिम उठाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, बेल द कैट मतलब जोखिम उठाएगा कौन, ऐसा रिस्क लेगा कौन, क्योंकि जो जाएगा ना बिल्ली पहले उसी खाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग ऐसे याद करेंगे, देखो बिटवीन मतलब होता है बीच में, डेविल का मतलब होता है कि राक्षस टाइप का, ठीक है, डेविल का मतलब क्या होता है, राक्षस, ठीक है। और डीप सी मतलब होता है गहरा समुद्र। ओके, तो आप सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं बीच पे घूमने के लिए गए हैं, ठीक है, तो आप जो है समुद्र के किनारे बड़े आराम से घूम रहे हैं, फिर क्या हो जाता है, आपके जस्ट पीछे एक राक्षस आ जाता है, ठीक है, आप मुड़ करके देखते हैं तो पीछे एक राक्षस खड़ा होता है बहुत भयंकर, ठीक है, और आपके मतलब आगे जो है राक्षस खड़ा होता है, पीछे आपके शी होता है। तो आप जो है उस समय क्या फील करेंगे कि भाई मैं दो गंभीर परेशानियों के बीच में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं पीछे जाता हूँ तो मैं समुद्र में डूब जाऊँगा, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो राक्षस मुझे खा लेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे कि दो गंभीर परेशानियों के बीच में, ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। उसके बाद है बिग गन, ठीक है, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, इसका मतलब होता है एन फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए जो बिग गन होती है ना, बड़ी वाली जो गन होती है, आप लोगों ने देखी होगी सबने, तो वो ऐसे नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनके पास नहीं होती, ना ही वो रखते हैं, ना ही उन्हें मतलब वो रखना भी नहीं चाहते हो, क्या ही करेंगे ना। तो उसको कौन रखता है, उसको ऐसा व्यक्ति रखता है जिसको या तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है किसी से, या तो फिर बहुत ज़्यादा ऊंची पहुंच वाला होता है। जैसे गाँव जाइए आप, तो गाँव में जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, या जो प्रधान के साथ चलता है, जिनकी थोड़ा ऊंची लोगों से जानकारी होती है, जो ऊंचे लोगों से जो है जिनकी पहुंच होती है, ठीक है, ऊंचे लोगों तक पहुंच होती है, या तो फिर खुद ही वो आदमी थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा रिच होता है, तो वो रखता है बिग गन, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, मतलब बिग गन किसके पास होती है, जो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। जैसे प्रधान जी के साथ जो चलते हैं साथ में, उनकी गाड़ी पे बैठ के वो साथ में गन लेकर चलते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास गन है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए अगला वर्ड, अगला यहाँ पे ईडियम है बर्ड्स ऑफ पैसेज, इसका मतलब होता है यदा कदा आने वाला, वन हु कम ओकेशनली, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग ऐसे रिलेट करके, पहले तो हम ऐसे ओकेशनली मतलब होता है त्यौहार, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आप सोचिए कि आप कहीं शहर में रहते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आप शहर में रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आप अपने घर जाते हैं तो कब जाते हैं, जब भी कोई ओकेशन होता है ना, तो आप अपने घर जाते हैं, मतलब यदा कदा जाते हैं अपने घर, रोज़ तो नहीं जाते हैं, क्योंकि आप कोचिंग कर रहे हैं, रोज़ जाएंगे तो आपका बहुत ही लॉस हो जाएगा। तो आप यदा कदा अपने घर जाते हैं, ठीक है, कोई भी ओकेशन पे। या तो फिर आप इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए बर्ड्स ऑफ पैसेज, मतलब जो मौसमी पक्षी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनका एक टाइम होता है कि जो अगर जैसे कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है, अब उनको अगर ज़्यादा ठंडी वाली जगह पे जाना है, तो मौसमी जो पक्षी होते हैं कभी कभी अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, कुछ टाइम और पीरियड के लिए वो लोग चले जाते हैं, जैसे 15-20 1-2 दिन, एक महीने, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर जब वहाँ का मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वहाँ से वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब जो मौसमी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए कहीं चले जाते हैं, जब अगर वो जैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं मतलब एडजस्ट कर पाते उसमें, तो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, सरसरी निगाह, इसका मतलब होता है ओवर व्यू,
ठीक है। तो देखो बर्ड्स आई वीव, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पक्षी होते हैं ना, समझ लीजिए कि पक्षी हैं, कोई पक्षी हैं बहुत सारे, वो आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है, आकाश में बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, और वहां से वो जब नीचे देखेंगे ना तो सरसरी निगाह से वो पूरा जो आसपास की जगह होगी ना वहाँ पूरी जगह पे देखेंगे, ठीक है, वो अपनी सरसरी निगाहों से सब कहीं नीचे देखेंगे, और वहाँ उनको छोटे छोटे से लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर से तो लोग जो है थोड़ा छोटे छोटे घर सब, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होंगे। तो बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वो अपनी सरसरी निगाहों से पूरा क्या करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि बर्ड्स ऑफ फेदर, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडियाज, करेक्टर्स जो है इरिस्टिक एंड इंटरेस्टेड और टू बी डिफीटेड, ठीक है। अब देखिए इसमें है कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति का लोगों का मतलब होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए आपका एक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें आपके ग्रुप में एक ही जैसे लोग होंगे, मतलब जैसे कि आप हैं कि आपको जो है जो आलतू फालतू काम होते हैं वो नहीं पसंद है, ठीक है, आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, और जो है गाना सुनना पसंद है, ठीक है, डांस करना पसंद है, तो आपका जो ग्रुप होगा वो भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आप लोगों को, आपको क्या होंगे, वैसे ही लोग अच्छे लगते होंगे, तो आपके ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे जिनको ज़्यादातर पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, जो फालतू के कामों से दूर रहते हो, ठीक है। तो इसको देखो हम ऐसे याद करेंगे, बर्ड्स ऑफ फेदर, तो फेदर का मतलब होता है पंख, जो पक्षी होते हैं ना उनके पंख कैसे होते हैं, एक पक्षी के पंख पूरे एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, अगर वाइट है तो पूरे उनके पंख वाइट वाइट होते हैं। या तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि समझ लीजिए कि आपके छत पर जो है बहुत सारे पक्षी आए हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे जो है बहुत सारे आए हैं, तो उसमें से सारे कबूतर ही कबूतर आ गए। कभी देखिए गेहूँ फैला के आइए ऊपर, तो देखिए पूरे कबूतर ही बैठे हैं। अब वो कबूतर एक ही प्रवृत्ति के सारे, मतलब एक कबूतर ही का एक झुंड आया है। अब उसमें सोच लीजिए कि बीच में एक तोता हो, एक मैना हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर कबूतर का ग्रुप है तो पूरा एक ही प्रवृत्ति के जो है मतलब कबूतर ही होंगे, ठीक है उसमें। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि बाइट द डस्ट, बाइट मतलब होता है खाना, डस्ट मतलब होता है धूल, इसका मतलब है पराजित होना या फिर टू बी डिफीटेड, ठीक है। इसको देखिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बाइट, बाइट मतलब खाना, और डस्ट मतलब क्या होता है, धूल, ठीक है। तो या तो खाना या फिर चाटने से भी याद कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना तुम्हें धूल चटा देंगे, तो एक हिंदी का मुहावरा है धूल चटा देंगे, इसका मतलब होता है पराजित करना, ठीक है, पराजित करना या बुरी तरह से हरा देना। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा ब्लैक शीप, तो ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ द रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली या फिर हिज टीम, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक स्टोरी से याद कर लेंगे कि एक फैमिली है, उसमें उनके जो है 4-5 बच्चे हैं, तो उनके सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मार्क्स लाते हैं, अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं, ठीक है। और उसमें से उनका एक बच्चा है जो क्या करता है, जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, वो दिन भर खेलता रहता है बाहर, और हर बार क्या होता है एग्जाम में तो फेल हो जाता है, तो बहुत ही बुरे मार्क्स से पास होता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, तुम हमारी फैमिली के लिए एकदम ब्लैक शीप बन गए हो, तुम हमारी फैमिली को बदनाम कर रहे हो, और सारे बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, एकदम ब्लैक शीप वाला काम किया, तुमने हमारे परिवार को बदनाम करके रख दिया, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे इसकी कहीं पे बहुत सारी वाइट वाइट सी शीप है, उसके बीच में एक ब्लैक शीप आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो वाइट शीप की जो ग्रुप में देखो एक ब्लैक शीप है, ठीक है। तो इसको या तो ऐसे याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए अगला है ब्लाइंड एली, इसका मतलब होता है कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव ना हो, ठीक है। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे ब्लाइंड, फिर एली को हम लोग अलीना से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। एलिना मतलब समझ लीजिए आप कि एलिना या फिर एली से ही रिलेट कर लीजिए। समझ लीजिए कि एक लड़की होती है एलिना नाम की, वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हर काम में बहुत अच्छी होती है, वो कुछ किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही होती है, और उसका जो है एग्ज़ाम आने वाला होता है, बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही होती, लेकिन एक बार वो कहीं घूमने चली जाती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी आंखें मतलब उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। तो फिर जब अलीना घर आती है, अपने जो हॉस्पिटल से घर आती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा एग्जाम आने वाला है, लेकिन अब मेरा कार्य जो है कार्य की प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि वो कहती है क्योंकि मैं ब्लाइंड हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे कार्य की प्रगति अब संभव नहीं है, क्योंकि मैं जब देख ही नहीं पाऊंगी मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे एग्जाम दूंगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, हमारा कार्य जो है यहीं पर रुक जाएगा, आगे मैं जो है पढ़ नहीं
सकती। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है ब्लाइंड डेट, इसका मतलब होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। आ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। ठीक है, अब देखो ब्लाइंड डेट, डेट का मतलब होता है कि किसी से मिलना जुलना, मेल मिलाप। ठीक है, और ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, या फिर अंधा, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जैसे अंधविश्वास टाइप का होता है, जैसे अंधा कोई अनजान व्यक्ति। ठीक है, ब्लाइंड डेट। ठीक है, हम जैसे कि मान लीजिए आप किसी डेट पे गए हैं, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति है आप उसको बिल्कुल भी जानते नहीं, तो आपकी डेट क्या कहलाएगी कि ब्लाइंड डेट, कि मुझे पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था व्यक्ति कैसा है और कैसे बिहेव करेगा, इस टाइप से। ओके, उसके बाद देखिए अगला वर्ड, यहाँ पे अगला वर्ड है विलो वंस एंड ओवन ट्रम्पेट। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, टू प्रेज वन शेल्फ। ठीक है, अपनी खुद की तारीफ करना। आप देखो विलो, यहाँ पे यह वर्ड दिया है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है एक बाजा होता है, ऐसे जैसे जो आते हैं ना बारात वाले, देखिए ऐसे करके मुंह में एक बड़ा सा बाजा होता है, ऐसे बजाते हैं, तुरही टाइप का कुछ उसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसे बाजा है, तो आप क्या करते हैं, वो बाजा खुद ही बजा बजा के सबको जो बताया करते हैं कि मैं देखो कितना अच्छा बजा लेता हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद ही किया करते हैं। ठीक है, तो वो जो बाजा होता है, जो तुरही होती है, उसको बजा बजा के आप अपनी खुद की तारीफ किया करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, लोग वहाँ के लोग कहते हैं भैया ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना करता है। ठीक है, ये जब देखो जब जो है ये बाजा लेके शुरू हो जाता है और अपनी खुद ही तारीफ करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए ब्लू ब्लड, इसका मतलब होता है शाही व्यक्ति, रॉयल, रॉयल जो है कोई पर्सन। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसमें है कि ब्लू ब्लड, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जो है कोई दो पर्सन जो आपस में ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तब तक देखते हैं कि एक राजा जी की गाड़ी आती है। ठीक है, वो राजा जी रुकते हैं, वहाँ से उतरते हैं और उन व्यक्तियों से कहते हैं तुम कहाँ, रोड पे जो है तुम्हें पता था ना राजा आने वाले, तो तुम लोग ऐसे गंदे संदे बन करके कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो वो कहते हैं क्यों, मतलब हम नहीं जा सकते, रोड हमारे लिए भी तो बनाई गई है। तो वो कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते, ये सिर्फ शाही रोड है, यहाँ पे शाही व्यक्ति ही जा सकता है। तो वो व्यक्ति उनसे बोलते हैं क्यों, शाही व्यक्ति क्यों जा सकते हैं, क्यों शाही व्यक्तियों का जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है क्या, वो ब्लू होता है क्या। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, क्योंकि वो आदमी बहस करने लगते हैं कि क्यों जो शाही व्यक्ति होते हैं उनका ब्लड क्या ब्लू होता है, जो सिर्फ शाही व्यक्ति ही जा सकते हैं। इस टाइप से हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा ब्लू बुक, इसका मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट या गवर्नमेंट रिपोर्ट। ठीक है, अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि एक किसी घर में एक व्यक्ति होते हैं, तो वो जो है एक गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, अपने ऑफिस से रिपोर्ट लेके आते हैं, अपनी वाइफ को दे देते हैं। ठीक है, तो उनकी वाइफ क्या करती है, उनको जाके अंदर रख देती है। जब नेक्स्ट डे वो जाने लगते हैं फिर से अपने ऑफिस, तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि अरे भाई वो मेरी जो सरकारी रिपोर्ट मैंने तुम्हें कल दी थी वो कहाँ रखी है। तो उनकी वाइफ कहती है कि भाई वो जो है रिपोर्ट मुझे लग रहा था खो ना जाए कहीं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट इधर उधर थी, इसलिए वहाँ पे एक ब्लू कलर की बुक रखी जिसमें मैंने वो सारी रिपोर्ट रख दी। ठीक है, तो ब्लू बुक मतलब सरकारी रिपोर्ट, इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है बॉडी एंड स्वेल एंड जो है सोल, इसका मतलब होता है पूर्णतः या फिर इंटायरली। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे बॉडी और सोल। ठीक है, कि आपका जो शरीर होता है वो तभी पूर्ण होता है जब उसमें आत्मा होती है। ठीक है, अगर आत्मा आपके शरीर से, मतलब आत्मा निकल जाए आपकी, तो आपका शरीर पूर्ण नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ एक बॉडी बन के रह जाएगा। ठीक है, तो आपका शरीर, आपका बॉडी तभी पूर्ण रहती है, तभी पूर्ण रहती है जब उसके अंदर आत्मा होती है। ठीक है, बिना आत्मा के हमारा शरीर सिर्फ एक बॉडी, डेड बॉडी बन करके रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति या फिर अनएक्सेप्टेड प्रॉब्लम। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि समझ लीजिए कि आपने आसमान में देखा तो एकदम ब्लू ब्लू सा बादल, एकदम बादल साफ है। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, बोल्ट का मतलब होता है थंडर या फिर बिजली टाइप का। ठीक है, जो बिजली चमकती है, तो आपने आसमान में देखा कि आसमान एकदम ब्लू है, ब्लू मतलब होता है कि एकदम साफ है आसमान में, कोई मतलब आपको दूर दूर तक कहीं भी नहीं लग रहा कि बारिश वारिश कुछ होगी। ठीक है, फिर आप कहीं जा रहे होते हैं, फिर अचानक से क्या होता है, बिजली कड़कने लगती है। ठीक है, बिजली कड़कने लगती है तो आप तो एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई आसमान तो एकदम ब्लू था, और क्योंकि जब बारिश वारिश होने वाली होती है ना, तो आसमान ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या है, अरे आसमान तो एकदम ब्लू था, ये आकस्मिक विपत्ति कहाँ से आ गई। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ईडियम है द बोन
बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़ या फिर झगड़े का कारण, ठीक है। उस यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या फिर किसी से झगड़ा करना, ओके। तो देखिए झगड़े की वस्तु, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है बोन। बोन का मतलब होता है हड्डी, ठीक है। तो आप सपोज करिए कि एक बोन है यहाँ पर, ठीक है। एक बोन है और इसके पीछे दो डॉग पड़े हैं, एक इधर से डॉग खींच रहा है, एक इधर से डॉग खींच रहा है। तो दोनों डॉग के बीच में ये क्या हो जाएगा, ये जो हड्डी है ये क्या है, ये झगड़े का जड़ बन जाएगा। मतलब ये भी चाहता है हमें मिल जाए, ये चाहता है हमें मिल जाए, ठीक है। तो दोनों डॉग के बीच में ये हड्डी क्या हो जाएगा, विवाद की जड़ बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। और आपको ये भी याद करना है कि कंटेंशन मतलब विवाद होता है, ओके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गेस, ठीक है। इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान या फिर हिडन ब्लेसिंग। तो डिस्गेस का मतलब भी होता है छिपा हुआ, ओके। अब देखिए बून, ठीक है, वरदान। किसी को कोई भगवान जी ने समझ लीजिए कोई वरदान दिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, अपने वरदान को छिपा लिया। उसने सोचा सबको पता ना चले, तो उसने क्या किया, अपने वरदान को क्या किया, छिपा लिया, ठीक है। डिस्गेस कर लिया। डिस्गेस का मतलब होता है छिपाना। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, बून या फिर ब्लेसिंग। बोन मतलब होता है वरदान, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा बोशम फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब होता है जिगरी दोस्त या फास्ट फ्रेंड। फास्ट फ्रेंड का मतलब भी होता है जिगरी दोस्त, क्लोज फ्रेंड का मतलब भी होता है, ठीक है। अब बोसम, इसका मतलब होता है दिल, ठीक है। बोसम का मतलब होता है दिल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि आपका ऐसा दोस्त जिसको आप हमेशा अपने दिल में रखते हैं, ठीक है। आपके दिल में हमेशा फ्रेंड के नाम पे वही आपको याद आता है, तो वो क्या होगा, वो आपका जिगरी दोस्त होगा, तभी आपको हमेशा वो याद आता है, ओके। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि ब्रेक द आइज, ठीक है। इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना या फिर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि 4-5 लोगों का मतलब ग्रुप था एक, ऐसे अनजान लोग थे। वो जो है एक नाव में बैठकर कहीं जाना चाह रहे थे, ठीक है। तो नदी क्रॉस करना चाह रहे थे, तो नदी के पास वो लोग बैठे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर नाव वाला आता है दौड़ते दौड़ते, और वो अपनी नाव दिखाता है, कहता है यहाँ पे रात में आज बर्फबारी हुई थी, तो मेरी नाव पे क्या हो गया, पूरी बर्फ जम गई, ठीक है। तो उसने उन लोगों से कहा कि हमें ये बर्फ तोड़नी पड़ेगी, इसके बाद ही मैं आपको जो नदी है वो क्रॉस करा सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो शांत बैठे थे लोग, वो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और सब एक दूसरे की सहायता, आप एक चुप्पी तोड़ के मतलब एक दूसरे से बात करने लगे, और जो है आइस बर्फ को तोड़ने के लिए एक दूसरे की हेल्प करने लगे, ठीक है। तो ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ब्रीथ वंस लास्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है मर जाना, टू पास अवे या फिर टू डाई। अब देखिए ब्रीथ वंस लास्ट, लास्ट मतलब होता है आखिरी, वन का मतलब, ब्रीथ का मतलब होता है सांस। अगर किसी की आखिरी सांस है, ठीक है, कोई अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मर जाने वाला है, ठीक है, मरने वाला है, मतलब वो आखिरी सांस लिया, उसके बाद वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट। इसका मतलब होता है दिन दहाड़े, इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। तो देखिए ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा या फिर विस्तृत या फिर बड़ा, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि एक दिन है, ठीक है, दिन है जो जब बड़े दिन होते हैं ना, तो एक बड़ा दिन है, मतलब होता है ना कि इस समय विंटर में छोटे दिन होते हैं, समर्स में बड़े दिन होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद करेंगे कि समर सीजन चल रहा है, मतलब उसमें क्या है, एक दिन है जो बहुत बड़ा है, और समर में लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, मतलब चारों तरफ उजाला उजाला होता है। तो क्या है, बहुत बड़ा दिन है और चारों तरफ उजाला है, ठीक है। लेकिन एक घर है, उसमें क्या हो गया, उसमें दिन दहाड़े लोगों ने चोरी कर ली, ठीक है। तो लोग जो उनके मोहल्ले वाले थे वो सब कहने लगे कि अरे बताओ, इतने उजाले में भी लोगों ने क्या किया, दिन दहाड़े चोरी हो गई इनके घर में। कितनी शर्म की बात है, कितनी मतलब कितनी अजीब बात है। चोरों को जरा सा भी डर नहीं लगा कि इतना दिन है, कोई देख लेगा तो फिर उन्हें जो है पुलिस के हवाले कर देगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रॉड डे मतलब बड़ा दिन और लाइटिंग, ठीक है, अच्छी लाइट में भी क्या हो गया, दिन दहाड़े उनके घर में चोरी हो गई, ओके। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा ब्रोकन रीड, ठीक है। रीड इसका मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक अनरिलिएबल पर्सन, ठीक है। आप देखो इसको रीड को ना हम लोग रीढ़ से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। तो देखिए
सोच समझिए, इसको ऐसे याद करिए कि आप किसी की बाइक पे पीछे बैठे हैं, ठीक है। आपने उससे कहा कि भाई देखो सही से चलाना बाइक, और जो है हमें तुम पे बहुत भरोसा है कि तुम मुझे गिराओगे नहीं, ठीक है। आपने उस पर बहुत विश्वास करके उसके बाइक पे आप बैठ गए, ठीक है। अब वो आगे जाता है, उसके बाद क्या करता है, आपको गिरा देता है, ठीक है। गिराने से क्या हो जाता है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ब्रेक हो जाती है, ठीक है। आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो आप उससे क्या कहते हो, तुम पे हमने इतना विश्वास किया, तुम तो एकदम अविश्वासी व्यक्ति निकले और तुम्हारे कारण हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे ब्राउन स्टडी, इसका मतलब होता है विचार मग्नता, आ स्टेट टू डीप थ्रो, ठीक है, थॉट, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ब्राउन स्टडी, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि स्टडी कर रहा है और उसके पास एक ब्राउन कलर की डायरी है, ठीक है। ब्राउन कलर की उसके पास डायरी है, वो स्टडी कर रहा है। वो क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ब्राउन कलर की डायरी में लिख लेता है, ठीक है। और एक दिन वो अपनी डायरी लेकर के उसके कुछ पॉइंट पढ़कर एकदम विचार मग्न होकर के जो है स्टडी कर रहा होता है, मतलब विचार मग्न होकर के वही सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर रहा था, सोच रहा होता। तो उसकी एक फ्रेंड आती, वो कहती कि ये ब्राउन कलर की डायरी, अच्छा तुम ब्राउन स्टडी कर रहे हो, मतलब तुम विचार मग्न होकर के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है कि बुल इन द चाइना शॉप, इसका मतलब होता है जो जगह के अनुकूल ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में दिया है वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि चाइना शॉप है, ठीक है। चाइना में एक शॉप है जिसपे जो है जो क्रॉकरीज होती है ना वो हैं, समझ लीजिए आप, उस पर जो है जो चीनी मिट्टी होता है ना, मिट्टी के जो बर्तन हैं, आपको पॉट है, फ्लावर वॉश है, ठीक है, ये सब टाइप के वहाँ पे जो है बिकते हैं, ठीक है, उस दुकान पे। और जो घड़े हैं, मटके हैं, इस टाइप की चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। अब वो चाइना शॉप जो है उसके अंदर एक बुल घुस जाता है। बुल घुस जाता है तो बुल क्या करता है, बुल तो बहुत ही मतलब शरारती टाइप का होता है, इधर उधर सारी चीज़ें गिराने लगता है, तोड़ने लगता है, ठीक है। तो जो शॉप के ऑनर होते हैं, जो वहाँ के जो शॉप के जो है मालिक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो बुल है हमारी जो शॉप के एकदम अनुकूल नहीं है, ठीक है, इसको फटाफट से यहाँ से निकालो, एकदम अनुकूल नहीं, यहाँ पे इतना नाजुक सा सामान है, ये सारा सामान तोड़ देगा, ठीक है। अगर कोई जो है कोई अगर ऐसा सामान होता जो टूटने वाला नहीं होता, जैसे कि कुछ भी लोहे का सामान होता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीनी मिट्टी का सामान है, फटाफट से सारा तोड़ देगा, ये हमारी शॉप के अनुकूल नहीं है, इसको तुम लोग फटाक से भगाओ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो बुल होता है उसको भगा देते हैं। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे बर्न अ होल इन द पॉकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है शीघ्रता से खर्च करना, ठीक है, मनी स्पेंड क्विकली। आप देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि समझ लीजिए आपके पास बहुत सारे रुपए हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत सारे रुपए अगर उनके पॉकेट में रखे हैं तो उनको क्या लगता है कि पॉकेट में रखे हैं मतलब एकदम जल रहे हैं, ठीक है, उसमें आग, पॉकेट में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, पॉकेट में आग लग गई, ठीक है, उनको ऐसा लगता है तो सोचते हैं फटाफट से क्या करो, खर्च कर डालो। कुछ लोगों को स्वभाव होता है जो रुपये फटाफट से खर्च कर डालते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपका जो पॉकेट है उसमें जो है थोड़ा सा कहीं से कुछ जल रहा होगा बाहर, तो आपके पॉकेट में लग गया है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा जल गया है पॉकेट आपका, और पॉकेट के जलने से उसमें एक होल हो गया है, ठीक है। तो उसमें जितनी मनी थी आपके पॉकेट से सारी गिर गई है, ठीक है। और आप घर आते हैं, आपकी मम्मी पूछती है पैसे कहाँ गए, तो आप जो है आप कहते हैं खर्च हो गए, क्योंकि आपको लगता है कि शायद जो है हमें डांट पड़ेगी अगर हम कह देंगे खो गए, तो आप कहते हैं कि मैंने शीघ्रता से सारे रुपए खर्च कर दिए। ओके, तो आई होप आज के जो है 30 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आगे के 30 हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।